तो जहां तक समाजशास्त्रियों पर बात कर रहे थे हम लोग, समाजशास्त्रीय विचारक, इन पर बात चल रही थी। और समाजशास्त्रीय विचारक कानून का जन्म समाज के साथ ये देखते, चाहे वो ईयरिंग हो, चाहे वो ड्यूगिट हो। ईयरिंग का प्रसिद्ध कोट था कि विधि सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है, जिसे राज्य द्वारा बाह्य बाध्यताओं के माध्यम से सुरक्षित किया जाता है। तो सामाजिक जीवन की दशा ये क्या चीज है? तो जब सामाजिक जीवन की दशा, इस पर हम विचार शुरू करते हैं तो दो बातें सामने आती हैं, समाज और समाज के जीवन की दशा। सामाजिक जीवन की दशा, विधि सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है। इसका मतलब यह हुआ कि विधि का जन्म सामाजिक जीवन की दशाओं को संभव बनाने के लिए हुआ है। यानी विधि का अस्तित्व सोद्देश्य है और ये जिस्ट है किसका? ईयरिंग की थ्योरी का। ईयरिंग कह रहे हैं कि विधि सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है, यानी विधि का उद्देश्य है सामाजिक जीवन की दशा को संभव बनाना। सामाजिक जीवन की दशा क्या है? तो सामाजिक जीवन की दशा हम जाने इससे पहले समाज कैसे बनेगा, इस पर हमारा ध्यान होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक जीवन की दशा, ठीक है, सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है विधि, जिसे राज्य बाह्य बाध्यताओं के माध्यम से सुरक्षित यह कर देगा। तो इसका मतलब विधि का जन्म सामाजिक जीवन की दशाओं को संभव बनाने के लिए हुआ, और चूंकि विधि का जन्म सामाजिक जीवन की दशाओं को संभव बनाने के लिए हुआ, इसीलिए राज्य उसे बाह्य बाध्यताएं उत्पन्न करके सुरक्षित करेगा। ठीक है ना? विधि सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है। इसका मतलब सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई सामाजिक जीवन की दशा। और सामाजिक जीवन की दशा ये सबसे महत्वपूर्ण चीज हुई, तो फिर समाज सबसे महत्वपूर्ण हुआ, क्योंकि सामाजिक जीवन की दशा ये तभी जन्म लेगी जब समाज जन्म ले। जब तक समाज नहीं है तब तक सामाजिक जीवन की दशा नहीं। तो फिर समाज क्यों जन्म लेगा? कोई भी चीज निरुद्देश्य जन्म नहीं लेती है। ईयरिंग का सोच ये है कि कुछ भी बिना उद्देश्य के नहीं होगा। मानव की प्रत्येक गतिविधि उद्देश्य की ऋणी है। जब तक उद्देश्य नहीं है, मानव में गतिविधि नहीं है। ऐसा ईयरिंग देख रहे हैं, ठीक है, और ईयरिंग इन बातों को गद्य में कह रहे हैं, और इसीलिए कवि साहित्यकार महान कहे जाते हैं। वो इन्हीं बातों को बड़े सरल अंदाज में कहते हैं। अभी जब आप आए तो गाना बज रहा था, जीवन का मतलब क्या, आना और जाना, तू धार है नदिया की, मैं तेरा किनारा हूं, ठीक है, तू मेरा सहारा है, मैं तेरा सहारा हूं। इसी बात को तो कह रहा है कवि कि सब एक दूसरे के बिना जिंदा रह ही नहीं सकते। किनारे का अस्तित्व तब तक है जब तक नदी है, और नदी का अस्तित्व तब तक है जब तक किनारे हैं। न किनारे के बिना नदी हो सकती है, न नदी के बिना किनारा हो सकता है। और ये साहित्यकार और कवि दो लाइनों में कह देते हैं, इसीलिए उन्हें बहुत बड़ा आदमी मानते हैं। और गद्य में, प्रोज में जब आप ये बात कहते हो तो आपको बहुत सारे पन्ने रंगने पड़ते हैं, तब कहीं बात समझ में आ पाती है। और साहित्यकार सिर्फ दो लाइनों में क्यों कह पाता है, ये भी एक सोचने योग्य तथ्य है। क्यों कह पा रहा है साहित्यकार सिर्फ दो लाइनों में वो बात जिसे कहने में एक विद्वान घंटों ले लेता है और सैकड़ों पेज लिख डालता है? ऐसा होता क्यों है? क्योंकि विद्वान जो कुछ कह रहा है वो उसकी सोच है, वो उसका अनुभव नहीं है। जो कुछ आपका अनुभव है
वो आप बहुत सरल शब्दों में कह देते हैं, और जो सिर्फ आपकी सोच है, जो आपके अनुभूत तथ्य नहीं है, उन्हें दूसरों तक ट्रांसपोर्ट करने में आपको बहुत कठिनाई होती है। जो अनुभूत है वो आपको मालूम है कि कैसे कैसे घटा, इसलिए घटने की प्रक्रिया आप बड़े आसानी से बता देंगे। इसीलिए प्रयोग, प्रैक्टिकल थ्योरी के साथ ये कराया जाता है, ताकि सिद्धांत की सत्यता जब आप घटित होते हुए देखेंगे तो सिद्धांत की सत्यता पर न सिर्फ आपका विश्वास होगा, बल्कि सिद्धांत के प्रति आपकी समझ ये भी बहुत बढ़ेगी। इसलिए जो साहित्यकार है वो सिर्फ 2 लाइनों में बात कह देता है, और जो विद्वान है, चूंकि वो तर्क शास्त्री है, और तर्क हमेशा समय लेगा, तर्क हमेशा दुरूह होगा, तर्क हमेशा कठिन होगा, इसलिए किताब पढ़ने में कठिन होती है और कविता सुनने में अच्छी होती है। कविता भाव से जन्मती है और गद्य तर्क से जन्मता है। ये दोनों के बीच अंतर है, इसलिए गद्य पढ़ने में उतना आनंद आपको नहीं आएगा जितना आनंद कविता पढ़ने और सुनने में आता है। तो ईहरिंग का ये अनुभूत तथ्य नहीं है। ईहरिंग ने इसको काहे के जाना है? ऐतिहासिक पद्धति से उन्होंने निरीक्षण किया है समाज का। ठीक है, पूर्व काल से तो समाज रहे हैं, ईहरिंग के समय तक उन्होंने सिर्फ उनका निरीक्षण किया है और इस तथ्य को जाना है कि विधि सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है, और इसे राज्य द्वारा बाह्य बाध्यताएं उत्पन्न करके, वे बाह्य बाध्यताएं दंड हो सकती हैं, वे बाह्य बाध्यताएं इनाम हो सकती हैं, वे बाह्य बाध्यताएं कर्तव्य और प्रेम की भावनाएं हो सकती हैं, लेकिन राज्य इन्हें बाह्य बाध्यताएं उत्पन्न करके सुरक्षित बनाता है। ईहरिंग इसको देख रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं इसका, किससे? ऐतिहासिक पद्धति का सहारा लेके। सामाजिक जीवन की दशाओं का योग। सामाजिक जीवन की दशा क्या है? कब होगा सामाजिक जीवन की दशा? मीनिंग देयर बाय वो दशा जिसमें सामाजिक जीवन संभव होगा, जिसमें समाज का अस्तित्व संभव होगा। सामाजिक जीवन की दशा का इससे कोई भिन्न अर्थ हो ही नहीं सकता। तो सामाजिक जीवन की दशा ये सिर्फ वो हो सकती है जिसमें मानवीय आवश्यकताएं, ठीक है, संतुष्टि पाए, जिसमें मानवीय आवश्यकता पूरी हो। इसके सिवा सामाजिक जीवन की अन्य कोई दशा हो ही नहीं सकती। तो फिर देखना पड़ेगा कि मानवीय आवश्यकताएं स्वयं कितने प्रकार की हैं। भाई ये भी तो देखेंगे मानवीय आवश्यकताएं कितने प्रकार की हैं, क्योंकि मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति हो सके ऐसा समाज यही कानून को जन्म देगा, क्योंकि विधि सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है। विधि सामाजिक जीवन की दशा को संभव बनाने वाली नियम और सिद्धांत है। वो सामाजिक जीवन की दशा को संभव बनाते हैं। वे नियम और सिद्धांत जो सामाजिक जीवन की दशा को लगातार बनाए रखना, ये संभव बना देंगे, उसी का नाम तो कानून है। और उस दशा को लगातार बनाए रखने के लिए राज्य बाह्य बाध्यताएं ये उत्पन्न करेगा। तो सामाजिक जीवन की दशा किस दशा को कहें? ठीक है ना? अगर सामाजिक जीवन की दशा यह है कि उसमें मानवीय आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, तो दशा कहां है सामाजिक जीवन की? वो तो सामाजिक जीवन की दुर्दशा है। दशा और दुर्दशा, इसमें फर्क तो यही है। फिर तो वो सामाजिक जीवन की दुर्दशा है जिसमें मनुष्य की आवश्यकताएं पूरी नहीं हो रही, वो सामाजिक जीवन की दशा नहीं है। तो सामाजिक जीवन की दशा अर्थात सामाजिक जीवन जिस दशा में संभव हो सके, वो दशा कौन सी होगी? वो दशा सिर्फ वो हो सकती है जिसमें मानवीय आवश्यकता संतुष्ट हो। अन्यथा
जो दशा होगी उसे सामाजिक जीवन की दशा नहीं कहें, उसे तो सामाजिक जीवन की दुर्दशा कहा जाएगा। और उसको कंटिन्यू रखना ये तो शायद किसी भी बुद्धिमान मनुष्य के, ठीक है, मस्तिष्क की इच्छा ये हो ही नहीं सकती। तो मानवीय आवश्यकताएं कितने प्रकार की हैं, इहरिंग ने इस ओर भी दृष्टिपात किया है। उन्होंने मानवीय आवश्यकताओं को 3 श्रेणियों में, 3 प्रकारों का पाया है। एक ऐसी दशा है जिसमें मानवीय आवश्यकताएं किसी के भी हस्तक्षेप के बिना, किसी की भी कृपा के बिना संतुष्टि पा लेंगी, और उस दशा को इहरिंग ने विधि से इतर दशा कहा है। वो विधि से इतर दशा है, उसमें विधि का कोई रोल नहीं है, क्योंकि वो प्रकृति एक दाता के तौर पर लगातार आपको दे रही है। ठीक है ना, धूप मांगने थोड़ी गए हो, पानी मांगने थोड़ी गए हो, वो प्रकृति का अखंड दान है जो लगातार चल रहा है। उसे विधि से न तुम रोक सकते हो, न रेगुलराइज कर सकते हो, कुछ नहीं कि कब मिलेगा, सुबह मिलेगा, शाम में नहीं मिलेगा, कुछ नहीं। और इसीलिए प्रकृति को अखंड दाता कहा है। हमने अभी आपसे चर्चा की थी कि दाता और भिखारी, इसका फर्क ही है कि भिखारी वो है जो मांगता है, दाता वो है जो देता है। जिसे मांगना नहीं आता वो दाता है, और जो मांगता है वो भिखारी है। आप क्या मांगते हो, इस आधार पर आप छोटे भिखारी, बड़े भिखारी हो सकते हो, लेकिन अंततः आप भिखारी ही हो अगर कुछ मांग रहे हो। दाता तो वही जो मांगने को राजी नहीं, जिसे मांगना आता ही नहीं, जिसने जीवन में कभी मांगा नहीं, जो मांगने की क्रिया से परिचित नहीं, वही तो दाता है। तो प्रकृति अखंड दाता है, वो मांगना नहीं जानती है, वो देना जानती है। ईश्वर अखंड दाता है, वो देना जानता है, मांगना नहीं जानता। तो भिखारी और राजा या भिखारी और दाता, इसकी अपनी डेफिनेशंस है। हर शब्द की, हर बात की, हर संकल्पना की एक तात्विक डेफिनेशन है, एक प्रारूपिक डेफिनेशन है। आप चीजों को प्रारूप में देखते हैं, चीजों को तत्व में देखने की आदत जब विकसित होती तब जुरिस्प्रूडेंस फलित होता है। जुरिस्प्रूडेंस उससे पहले फलित नहीं होता। जुरिस्प्रूडेंस फलित तब होता है जब चीजों को तत्व में देखने की आदत बन जाए। कहते हैं विधि सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है, यानी विधि उस दशा को संभव बनाएगी जिस दशा में सामाजिक जीवन फलित होगा। और सामाजिक जीवन तब फलित होगा जब समाज बनेगा, तब सामाजिक जीवन फलित होगा। और राज्य, सामाजिक जीवन एक बार फलित हो गया लेकिन लगातार फलित होता रहे, इसकी व्यवस्था हमें करनी होगी, और उसकी व्यवस्था राज्य करेगा। राज्य बाह्य बाध्यताएं उत्पन्न कर देगा जिसके माध्यम से सामाजिक जीवन की उन दशाओं का जीवन चिरंजीवी बनाया जाएगा। अब आप देखें कि चाहे विधि हो, चाहे समाज हो, चाहे राज्य हो, कुछ भी हो, सब कुछ मानवीय आवश्यकता, सबके मूल में क्या है? मानवीय आवश्यकता। यह आवश्यकता है जो सारी चीजों का निर्माण करा रही है, या यूं कहें आवश्यकता की पूर्ति के उद्देश्य से मनुष्य विधि का निर्माण भी कर रहा है, मनुष्य समाज का निर्माण भी कर रहा है, मनुष्य राज्य का निर्माण भी कर रहा है, और मनुष्य परस्पर सहयोग को भी राजी हो रहा है। सबके पीछे आवश्यकता की पूर्ति यही दिखाई देती है। यही इहरिंग का मूल सिद्धांत है।
कि गतिविधि इसके पीछे आवश्यकता है, गतिविधि इसके पीछे उद्देश्य है। विधि का कोई नियम नहीं जो अपने अस्तित्व के लिए व्यवहारिक आशय अर्थात उद्देश्य का ऋणी न हो। ये इयरिंग ने कहा है। तो हम लोग बात कर रहे थे सामाजिक जीवन की दशा वो हो सकती है जिसमें मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट हो। तो मानवीय आवश्यकताएं कितने प्रकार की हैं? तो सबसे पहली बात उन्होंने कही कि मानवीय आवश्यकता एक प्रकार की विधि से इतर, जिसके लिए विधि की कोई जरूरत नहीं। दूसरा प्रकार की आवश्यकता विस्तृत विधिक दशा। आप किससे शादी करोगे मतलब नहीं है हमें, लेकिन जिससे भी करोगे उसके प्रति आपके कुछ कर्तव्य हम निर्धारित करेंगे, उसका कुछ अधिकार आपके ऊपर ये हम तय करेंगे। हमें इससे मतलब नहीं किससे करोगे, क्योंकि समाज निरंतर बना रहे इसके लिए विवाह की संस्था जरूरी है। आप किस प्रकार जिंदा रहोगे हमें इससे मतलब नहीं है। नाली में लेटो या बिस्तर पे लेटो, नाली में लेटो मतलब ये तो हम अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन कर रहे हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड, केवल समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से। आप कुछ करो मीनिंग देयर बाय लोक नैतिकता, जो एक समाज की नैतिकता है उससे संगत रहते हुए आप क्या कर रहे हो हमें मतलब नहीं है, लेकिन सब जिंदा रहेंगे इसकी फिक्र हम करेंगे। ठीक है, आप किसी की कीमत पर जिंदा नहीं रहोगे, सब जिंदा रहें। तो मिश्रित विधिक दशाएं भी हैं जिनमें समाज के सहयोग की जरूरत है। समाज की ऐसी मानसिकता रहे कि उन आवश्यकताओं की पूर्ति होती रहे, और समाज की ऐसी मानसिकता बनाने में धर्म और कानून दो ही चीजें हो सकती, इसलिए सामाजिक अस्तित्व, ठीक है ना, सामाजिक जो अस्तित्व है उसको संभव बनाने में या ऐसी सामाजिक व्यवस्था निर्मित करने में जिसमें ऐसी मानवीय आवश्यकताएं संतुष्ट होती रहें जो सामाजिक दशा के लिए जरूरी है, उस स्थिति को निर्मित करने के लिए दो चीजों का उपयोग होता है, धर्म और विधि। एक तो आप खुद से राजी हो जाएं कि हम ऐसा समाज बनाएंगे जो मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक होगा, आप खुद से राजी हो जाएं तो फिर किसी कानून की जरूरत नहीं। लेकिन दुनिया में अधिसंख्य लोग अच्छी बात पर खुद से राजी नहीं है, खुद से राजी होने का वो नाटक करते हैं, होते नहीं है। हमें कोई बता रहा था, बात चल रही थी कि लोग जो मोटिवेशनल स्पीकर हैं उनकी बातों को शेयर करते हैं, हमें कुछ नहीं करते हैं, वो सिर्फ शेयर करते हैं, शेयर नहीं करते, क्योंकि शेयर करना तात्विक भी है, शेयर करना प्रारूपिक भी है। एक हम शेयर इसलिए करते हैं कि बात हमें इतनी अच्छी लगी कि हम चाहते हैं दूसरे भी जाने, और एक शेयर के पीछे भाव यह है कि लोग हमें बेहतर जाने। मेरी उस विचार से कोई सहमति नहीं है, यद्यपि मेरी विचार से सहमति नहीं, लेकिन लोग उस विचार को अच्छा मानेंगे ये मेरा अनुमान है, इसलिए हम शेयर कर रहे हैं। अधिकतम शेयर इसीलिए है। आप मोटिवेशनल स्पीकर्स के जो देखते हैं शेयर, वो अधिकतम शेयर इसीलिए है। हमारा कहना है कि मोटिवेशनल स्पीकर अगर इतना ही मोटिवेट कर रहे हैं समाज को, तो समाज में गंदगी आ कहां से रही है? लोग इतने ही सहमत हैं मोटिवेशनल स्पीकर्स की बातों से, तो फिर समाज में गंदगी कहां से? और ये मोटिवेशनल स्पीकर राम और कृष्ण से बड़े हैं। उन्होंने जो संदेश दिया उसी संदेश की तो व्याख्या सारे मोटिवेशनल स्पीकर कर रहे हैं। तो राम और कृष्ण के बाद बुद्ध को भी आना पड़ा, महावीर को भी आना पड़ा, लगातार लोगों को आना पड़ रहा है।
इसका मतलब दुनिया अपने ही ढंग से चलती है। दुनिया में अधिसंख्य लोग सामाजिक जीवन के अस्तित्व की दशाओं को संभव बनाने को राजी दिखते हैं, है नहीं? है नहीं? वो तो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति दूसरों की कीमत पर चाहते हैं। इसलिए केवल नैतिकता से काम नहीं चलेगा, केवल धर्म से काम नहीं चलेगा, डंडा जरूरी है। और डंडे से कंट्रोल हो सकता है। ईहरिंग इसी मान्यता के हैं, इसलिए वो प्रमाणवादियों के नजदीक है। वो प्रमाणवादी व्यवस्था के माध्यम से इस डंडे को उठाना चाहते हैं। इसीलिए उन्होंने कहा कि सामाजिक जीवन की दशाओं का योग है जिसे राज्य बाह्य बाध्यताएं उत्पन्न करके सुरक्षित कर देते हैं। ठीक है। दूसरे प्रकार की मानवीय आवश्यकता विस्तृत विधिक दशा है। एक तीसरे प्रकार की मानवीय आवश्यकता है और वो शुद्ध विधिक दशा है। ठीक है। यानी मानवीय आवश्यकता एक अन्य प्रकार की भी है, जिस मानवीय आवश्यकता की पूर्ति सिर्फ कानून से हो सकती है, इसके अलावा हो ही नहीं सकती, या नैतिकता से हो सकती, लेकिन नैतिकता से अधिसंख्य लोग करेंगे नहीं। हमने कहा ना, सामाजिक जीवन संभव हो सके। ठीक है। सामाजिक जीवन के अस्तित्व के लिए जिन दशाओं की पूर्ति, जिन मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति जरूरी है, उनकी पूर्ति, उनकी संतुष्टि या तो मनुष्य स्वयं कर दे और या फिर उससे कराई जाए। दो रास्ते ही हैं, तीसरा रास्ता नहीं है। ठीक है। और ऐसी मानवीय आवश्यकताएं जो अपनी संतुष्टि चाह रही, तीन वर्गों में विभाजित होंगी। एक जिनमें न नैतिकता का रोल है न विधि का, क्योंकि वो तो ऐसे स्रोत से प्राप्त हो रही हैं, उनकी संतुष्टि ऐसे स्रोत से हो रही है जो स्रोत उनकी पूर्ति में कभी कोताही करता ही नहीं, कभी कंजूसी करता ही नहीं, वो तो अखंड दाता है। दूसरा प्रकार की मानवीय आवश्यकता मिश्रित है, उनमें कानून की भी जरूरत पड़ेगी, व्यक्ति स्वयं भी कर सकता है। लेकिन तीसरा प्रकार की शुद्ध विधिक दशाएं हैं, यानी ऐसी मानव की आवश्यकताएं जिनकी पूर्ति कानून के अलावा नहीं हो सकती, या यूं कहें कानून के अलावा अगर किसी चीज से हो सकती तो नैतिकता। लेकिन नैतिकता अनुभव यह है कि अधिसंख्य समाज नैतिकता का पालन नहीं करेगा, इसलिए कानून से ही हो सकती है, ऐसा कहने में कोई बुराई नहीं है। और ये शुद्ध विधिक दशा जो है, अर्थात मानव की ऐसी आवश्यकता जिसकी पूर्ति कानून के ही माध्यम से होगी, इसके अलावा नहीं हो सकती, इसी को ईहरिंग ने शुद्ध विधिक दशा कहा है। और ये क्या है कि अगर किसी ने आपसे ऋण लिया तो वापसी होनी चाहिए, अगर किसी ने गलत किया तो उसे दंड मिलना चाहिए। ठीक है। अगर किसी ने संविदा का पालन नहीं किया तो क्षतिपूर्ति होनी चाहिए, अगर किसी ने अकृत्य किया तो प्रतिकर मिलना चाहिए। और इनकी आपूर्ति, इन आवश्यकताओं की आपूर्ति कानून के बिना नहीं होगी। ठीक है ना। तो आपका ऐसी दशाएं भी हैं जो शुद्ध विधिक दशा है, शुद्ध विधिक दशा। तो विधि क्योंकि इन दशाओं को, ठीक है, संतुष्ट करेगी, अर्थात मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करेगी, सामाजिक जीवन बना रहे, उन दशाओं को बनाए रखने में कानून का रोल रहेगा। इसलिए कानून उत्पन्न होता है और कानून प्रभावी हो, अपने काम को ठीक ढंग से कर सके, इसके लिए राज्य बाह्य बाध्यताएं उत्पन्न करता है। ईहरिंग ने देखा है कि मानव अकेले जिंदा नहीं रह सकता। नदी का अस्तित्व तो किनारों के बिना नहीं, और किनारे का अस्तित्व तो नदी के बिना नहीं है। ठीक है ना। दोनों एक दूसरे पर आश्रित हैं, इसलिए उन्होंने कहा वो उपयोगितावादी है। जो कुछ उपयोगी है वो उसे ग्राह्य करेंगे,
तो इयरिंग ने देखा कि चूंकि नदी का अस्तित्व तो किनारे के बिना नहीं, किनारे का अस्तित्व तो नदी के बिना नहीं, तो कुछ ऐसा होना चाहिए, कोई नियम ऐसा विकसित हो कि किनारा भी रहे, नदी भी रहे, किनारा नदी को सहयोग करे, नदी किनारे को सहयोग करे। और इस दशा को लगातार कंटिन्यू बनाए रखने के लिए कोई नियम विकसित करना होगा। उस नियम को ही विधि कहा जाएगा, और उस नियम का अपालन न हो वो किसी भी दशा में पालन से रुके नहीं, इसके लिए हमें कोई बाह्य बाध्यता उत्पन्न करनी पड़ेगी। ये इयरिंग का नट एंड शेल है, ठीक है ना, ये उन्होंने देखा है। इसलिए वो बेंथम और मिल उपयोगितावाद उनसे लेते हैं, लेकिन बेंथम और मिल के विचार से दूर जाते हैं। हमने कहा था आपसे कि बंदूक एक उपकरण है, जिसके हाथ में जाएगी वैसा ही प्रभाव दिखाएगी। ये गार्ड के हाथ में होगी, ये सुरक्षा का उपाय बन जाएगी। ये सैनिक के हाथ में होगी, देश की रक्षा का उपाय बनेगी। ये डकैत के हाथ में होगी तो संपत्ति छीनने का माध्यम बनेगी। बंदूक का दोष नहीं है, उपकरण किसके हाथ में और वो कैसा उपयोग कर रहा है, इस पर मामला आधारित होता है। यानी व्यक्ति ये अंततः सारी चीजों का निर्णायक है, और व्यक्ति भी नहीं तो फिर व्यक्ति की मानसिकता ये अंततः सारी चीजों की निर्णायक है। व्यक्ति भी नहीं, क्योंकि व्यक्ति तो सभी है, चाहे डकैत हो, चाहे डॉक्टर हो, चाहे कोई हो, व्यक्ति भी नहीं है। उसकी मानसिकता ये अंततः सामाजिक परिणाम ये पैदा करती है, ठीक है ना। तो बेंथम और मिल उपयोगितावाद का उपयोग उन्होंने भी किया और इयरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन बेंथम और मिल ने यह कहा कि व्यक्ति की स्वतंत्रता ये तब तक बाधित होनी ही नहीं चाहिए जब तक दूसरों को नुकसान न हो रहा हो, ठीक है। यानी कानून का उपयोग उन्होंने व्यक्ति को अधिकतम स्वतंत्रता जितनी संभव है व्यक्ति के रूप में उसे देने के लिए किया, और इयरिंग ने उसी उपयोगितावाद का उपयोग व्यक्ति को इस तथ्य पर राजी करने के लिए किया कि भले ही आपकी स्वतंत्रता अर्थात जो आप करना चाह रहे हो वो आपको पूर्णतः करने को नहीं मिल रहा, लेकिन ऐसा आपको सहन करना चाहिए। क्यों? दूसरे की आवश्यकता आपसे संतुष्ट हो रही हो, दूसरे की आवश्यकता का संतुष्ट होना स्वयं आपके जीवन के लिए जरूरी है। इसलिए दूसरे का हित कहीं ना कहीं आप ही का हित है, दूसरे का हित कहीं ना कहीं आपका हित है। इयरिंग इस चीज को देख रहे हैं, वो देख रहे हैं कि व्यक्ति, इस प्रत्येक व्यक्ति, व्यक्ति का अर्थ है प्रत्येक व्यक्ति, उसका हित है, और उसका हित क्या है? प्रसन्नता की प्राप्ति, दर्द का निवारण, ठीक है ना। तो हर व्यक्ति की अपनी प्रसन्नता है, हर व्यक्ति का अपना दर्द है, ठीक है ना। सबके दर्द एक जैसे नहीं है, सबकी प्रसन्नता के साधन भी एक जैसे नहीं है। मेरी प्रसन्नता का साधन कविता है और कवि की प्रसन्नता का साधन रोटी है, ठीक है ना। उसकी प्रसन्नता अलग है, हमारी प्रसन्नता अलग है, उसके दुख का निवारण अलग ढंग से है, हमारे दुख का निवारण अलग ढंग से है। लेकिन एक बात तय है, हम दोनों मिल जाएं तो फिर ज्यादा संभव है कि उसके दुख का निवारण भी हो, मेरे दुख का निवारण भी हो, उसे भी प्रसन्नता मिले, हमें भी प्रसन्नता मिले। यद्यपि प्रसन्नता अलग वस्तुओं से मिल रही है, दुख का निवारण अलग कारणों से हो रहा है, लेकिन फिर भी हम दोनों का हित एक ही बात में है कि प्रसन्नता मिले, दुख का निवारण हो। यानी व्यक्ति का हित
ये प्रसन्नता की प्राप्ति और दुख का निवारण है। इस चीज को इहरिंग ने देखा है और उन्होंने कहा कि प्रसन्नता की प्राप्ति और दुख का निवारण ये तभी होगा जबकि व्यक्ति ये महसूस करे कि उसका कृत्य स्वयं के लिए तो है ही, दूसरों के लिए भी है। वो स्वयं अपने लिए जीवित रहेगा, सिर्फ इतना नहीं है, उसे दूसरों के लिए भी जीवित रहना चाहिए। और जब सब ये अनुभव करेंगे तो ये तो सिद्धांत सब पर लागू होगा, दूसरे आपके लिए जीवित रहेंगे। मुझे तो समझ में नहीं आता, जैसे किसी से भी पूछो कि वो बताएगा कि मेरे दुख का कारण दूसरा है, तो इसका मतलब तुम भी तो किसी के दुख के कारण हो, क्योंकि तुम भी तो किसी के लिए दूसरे हो, तुम सबके लिए पहले ही तो नहीं हो। ठीक है, तो उन्होंने ये अनुभव किया है कि व्यक्ति सिर्फ अपने लिए जिंदा नहीं रहता, दूसरों के लिए भी रहता है। और प्रत्येक व्यक्ति यानी दूसरे आपके लिए जिंदा रहते हैं, तो व्यक्ति व्यक्ति में सहयोग होना चाहिए हित की प्राप्ति के लिए। और हित क्या है? प्रसन्नता का निवारण, प्रसन्नता की प्राप्ति, दुख का निवारण। तो प्रसन्नता की प्राप्ति और दुख का निवारण करने के लिए व्यक्तियों को परस्पर सहयोग करना चाहिए और सहयोग करने के लिए उन्हें समूह इसमें परिवर्तित होना होगा। ठीक है, समूह में परिवर्तित होना होगा। हम महाभारत सीरियल देख रहे थे, उसमें धृतराष्ट्र विदुर से कह रहा है कि मेरे 100 पुत्र मारे गए, तुम कंडोलेंस के लिए भी नहीं आए, कि तुम्हें दुख नहीं हुआ? तुमने कहा नहीं, प्रत्येक पुत्र की मौत पर हमें आप पर बहुत गुस्सा आया, इसलिए नहीं आए। ठीक है, क्योंकि जो मारे गए वो सब नागरिक थे, वो पुत्र आपके रहे होंगे, लेकिन वो नागरिक भी थे इस देश के नागरिकों की हत्या तुमने कराई है। ठीक है ना? तो व्यक्ति विभिन्न भूमिकाओं में है। ठीक है ना? एक भूमिका नहीं है उसकी, अनेकों भूमिकाएं। वो किसी का पुत्र तो देश का नागरिक भी है और नागरिक के नाते भी उसके कर्तव्य है। इसीलिए कानून में राज्य को परम संरक्षक माना है। जब हम लोग गार्जियन रिवॉर्ड देखेंगे तो हम लोग देखेंगे कि राज्य के प्रतिनिधि के तौर पर जिला जज प्रत्येक ऐसे अवयस के संरक्षक हैं जिसका कोई संरक्षक नहीं है। जिला जज उसके संरक्षक है, उसकी ओर से जिला जज सारे काम करेंगे। और जिला जज एक संस्था है, व्यक्ति नहीं। जिला जज हमेशा होंगे, व्यक्ति नहीं होगा। तो इहरिंग कहते हैं कि व्यक्ति को समूह में परिवर्तित होना होगा और इस समूह को परस्पर सहयोग करना होगा। और यह समूह जो परस्पर सहयोग करेगा हित की प्राप्ति अर्थात प्रसन्नता की प्राप्ति और दुख के निवारण के लिए, इसी समूह को समाज कहेंगे, इसी समूह को समाज कहा जाएगा। और यह परस्पर सहयोग के माध्यम से हित की प्राप्ति करेगा, यानी प्रसन्नता की खोज करेगा, दुख का निवारण करेगा। हालांकि आध्यात्मिक व्यक्ति की दृष्टि और इहरिंग जैसे समाजशास्त्रियों की दृष्टि में फर्क यही होता है, ये दुख और कष्ट इसमें फर्क नहीं करते, जबकि दुख और कष्ट दो अलग बात है। इहरिंग जिसे कह रहे हैं वो कष्ट है, वो दुख नहीं है। दुख तो महावीर और बुद्ध और कृष्ण और राम जैसे लोगों को हुआ है। कष्ट अभाव का नाम है, मेरे पास कुछ नहीं है इसलिए कष्ट है हमें, और जब वो चीज आ जाती तो सुख का अनुभव होता है। ठीक है ना? और दुख सब कुछ हो फिर भी उदासी है। क्या नहीं था बुद्ध के पास? भाई वो तो राजा थे, लेकिन फिर भी दुखी है, इसका नाम है दुख। तो दुख खैर, लेकिन वो एक अलग बात है। तो जो इसीलिए लोग सन्यासियों को गालियां देते, कहते सन्यासी तुमसे बहुत बड़ा है, वो जो तुम पाना चाहते हो उसे ठोकर मार के गया है, जिसके लिए तुम जीभ लपलपाते घूम रहे हो दिन रात, वो उसे छोड़कर गया है, तो तुमसे तो बहुत आगे है। इसीलिए भगवा कपड़े के प्रति सम्मान हमारे यहां ये परंपरा बनी, जिसने भगवा कपड़ा पहन लिया
आप कपड़े, चलो सन्यासी कपड़े ही पहन के सड़क पे घूम के हमें दिखा दो। आपका अहम सिर्फ कपड़े आपको भगवान नहीं पहनने देगा। यार क्या पहन ले यार, लोग क्या सोचेंगे। तो तुमसे तो बड़ा ही है, भले ही उसने खाली भगवा कपड़े पहन रखे हैं, फिर भी तुमसे बड़ा है, ठीक है ना। तो इयरिंग ये कह रहे हैं सामाजिक हित। सामाजिक हित हमने क्यों कहा? क्योंकि व्यक्ति का हित समूह का हित बन गया, समूह का हित सामाजिक हित बन गया, ठीक है। और राज्य का हित क्या है कि सामाजिक हित को सुरक्षित बनाने वाली दशा लगातार बनी रहे, ठीक है ना। और व्यक्ति का हित, समूह का हित, यानी तीन प्रकार के हित आ गए। व्यक्ति का हित, सामाजिक हित और राज्य का हित। राज्य का हित है ऐसी व्यवस्था निर्मित हो कि ये चीजें लगातार बनी रहे। व्यक्ति का हित है कि प्रसन्नता की प्राप्ति और दुख का निवारण हो, और व्यक्ति इसके लिए परस्पर सहयोग कर रहा है, समूह बनना है, और समूह से समाज। इसका मतलब आवश्यकता ने, ठीक है, समूह को जन्म दिया, आवश्यकता ने समाज को जन्म दिया, आवश्यकता ने राज्य को जन्म दिया, आवश्यकता ने सहयोग को जन्म दिया, ठीक है ना। और ये आवश्यकता तीन प्रकार के हितों में पहचानी जा सकती है, व्यक्ति का हित, समाज का हित, राज्य का हित। यानी हित तीन प्रकार के बताए हैं इयरिंग में, ठीक है ना। और इन हितों की पूर्ति, इन हितों की अर्थात सबको प्रसन्नता प्राप्त हो, सबके दुख का निवारण हो, ऐसी दशा निर्मित होनी चाहिए। और सबको प्रसन्नता और सबके दुख का निवारण कब होगा? जबकि उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होगी, तभी तो होगा। और आवश्यकताओं की पूर्ति की जाए, इस क्रिया का नाम ही है सामाजिक भलाई। इसी का नाम तो सामाजिक भलाई है। तो इयरिंग कहते हैं यहां से विधि जन्मना शुरू होगी। अब एक विधिशास्त्री का रोल शुरू होगा। अब एक विधिशास्त्री ये सोचेगा हम क्या करें, कैसे करें कि सामाजिक हित ये प्राप्त हो, अर्थात समाज को संगठित करने वाला जो व्यक्ति समूह है उसे प्रसन्नता हो, उसके दुख का निवारण हो, ऐसी व्यवस्था कैसे निर्मित करें। ये समस्या आ गई है हमारे सामने। ये व्यवस्था कैसे निर्मित करें, और फिर ऐसी व्यवस्था कैसे निर्मित करें कि ये व्यवस्था चलती रहे लगातार, अर्थात राज्य कैसे बनाएं और कानून कैसे बनाएं। अब विधिशास्त्री के समक्ष ये समस्या है। तो विधिशास्त्री जब इस पर सोचता है तो वो ये पाता है कि ऐसी व्यवस्था निर्मित करने के लिए व्यक्ति को ही आधार बनाना होगा, क्योंकि अंततः सब कुछ व्यक्ति से निर्मित हो रहा है, ठीक है ना। चाहे समूह हो, चाहे समाज हो, चाहे आवश्यकताएं हो, सब कुछ है तो व्यक्ति की। तो व्यक्ति पर ही ध्यान केंद्रित करना होगा ऐसी व्यवस्था निर्मित करने के लिए कि सामाजिक जीवन की दशा, अर्थात सामाजिक हित की पूर्ति अनवरत होती रहे। ऐसी व्यवस्था की खोज के लिए, ऐसे नियम की खोज के लिए हमें स्वयं व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करना होगा। तो इयरिंग ध्यान केंद्रित करते हैं, और जो व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो वो ये पाते हैं कि व्यक्ति में चार प्रवृत्तियां निवास कर रही हैं। उसमें कर्तव्य और प्रेम की भावना है, कर्तव्य की भावना है, उसमें प्रेम की भावना है, दोनों भावनाएं हैं। उसमें इनाम पाने की इच्छा भी है, और उसमें उत्पीड़न, दंड का भय भी है। हमने कहा था हर चीज की प्रारूपिक व्याख्या है और हर चीज की तात्विक व्याख्या है। ये दंड का प्रारूपिक स्वरूप है, फांसी पे लटका दिया, 14 साल के लिए भेज दिया, ये वो। दंड का अर्थ सिर्फ इतना है कि ऐसी दशा जिसमें आप रहना नहीं चाहते। दंड की प्रारूपिक व्याख्या सिर्फ इतनी है। इसीलिए 2 आंखें 12 हाथ एक पिक्चर है जो वी शांताराम ने बनाई थी, उसमें ओपन जेल का कॉन्सेप्ट है। एक और पिक्चर है जानवर, राजेश खन्ना की, उसमें भी ओपन जेल का कॉन्सेप्ट है।
और वो 50 से 60 के दशक में और उससे भी पहले बनी हुई फिल्में हैं। इसीलिए जो कलाकार है उसका सम्मान होता है समाज में, क्योंकि वो देखता है, वो भविष्य दृष्टा होता है। ओपन जेल का कॉन्सेप्ट आज ठीक है डिस्कस हो रहा है विधि शास्त्रियों के बीच कि जेल की सीमाएं क्यों। आपको हम ये कह देंगे इस गांव में रहेंगे आप बस, लेकिन फिर भी पूरे गांव में आप घूम रहे हो, सबसे मिल रहे हो, लेकिन फिर भी वो ओपन जेल है आपके लिए और उसमें रहने में उतना ही कष्ट है, उसमें भी आप रहना नहीं चाहते। तो दंड का अर्थ सिर्फ इतना कि वो स्थिति जिसमें आप रहना नहीं चाहते। इनाम का अर्थ सिर्फ इतना है कि जो कुछ आपने किया उससे अधिक प्राप्त हमें हो जाए, इसकी इच्छा। ठीक है। और प्रेम एक आंतरिक भावना है, कर्तव्य एक आंतरिक भावना है। तो इयरिंग ने इस व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए मनुष्य पर ध्यान केंद्रित किया है, व्यक्ति पर। उन्होंने पाया कि मनुष्य में 4 वृत्तियां हैं, जिसको उन्होंने सामाजिक गति के 4 तुला यंत्र ये कहा है, क्योंकि इन्हीं के आधार पर सामाजिक गति होगी। सामाजिक गति यानी व्यक्ति व्यक्ति को सहयोग करेगा। इन वृत्तियों से अलग हटकर हम कोई व्यवस्था निर्मित करें तो व्यक्ति के स्वभाव के अनुकूल नहीं होगी, व्यक्ति की प्रकृति और प्रवृत्ति इसके अनुकूल नहीं होगी। और जो कुछ आपकी प्रकृति और प्रवृत्ति के अनुकूल नहीं होता, आपसे पालन नहीं कराया जा सकता। जो कुछ नहीं है, क्योंकि हर समय आप पे पुलिस वाला तो बैठा नहीं दिया जाएगा, जैसे नहीं होगा वैसे नहीं करोगे। व्यवस्था कानून का सम्मान ये आपकी वृत्ति में नहीं है। इसलिए जैसे ही ट्रैफिक पुलिस हटती है वैसे 3 बैठना शुरू कर देते हो। अगर कानून के पालन की मनोवृत्ति हो तो कोई हो ना हो क्या फर्क पड़ता है। आप कानून का उल्लंघन, क्योंकि कानून के पालन की मनोवृत्ति आपकी है, आप तो हो, कोई ना हो, नहीं है मनोवृत्ति। ये सिर्फ नाटकबाजी है जो आप फेसबुक आदि अभिव्यक्ति के मंचों पर करते रहते हो, खुद को अच्छा दिखाने के लिए, क्योंकि यह आपकी वृत्ति है। और यह भी एक प्रकार का इनाम पाने की इच्छा है, क्योंकि आप अच्छे नहीं हो, आप जो नहीं हो वो दिखने की कोशिश कर रहे हैं। यही इनाम पाने की वृत्ति है और इसका ही उपयोग हमें करना है, क्योंकि इसी के आधार पर इयरिंग कहते हैं इन्हीं आधारों पर अगर व्यवस्था को हम केंद्रित करेंगे, अर्थात सामाजिक गति ठीक है गतिशील हो जाए, इसकी व्यवस्था हम करेंगे तो सामाजिक गति होगी। सामाजिक गति होगी यानी समाज उस दिशा में गति करेगा जिस दिशा में प्रसन्नता की प्राप्ति और दुखों का निवारण ये होगा। किताब अभी तक नहीं ली है ना, इससे मतलब नहीं है, नहीं ली है ना, हाँ नहीं ली है, बस इतना ही तो पूछ रहे, इससे आगे पूछ ही नहीं रहे। क्यों नहीं ली ये नहीं पूछा, नहीं ली क्योंकि आपका चेहरा बोल रहा है नहीं ली। आपके चेहरे पे लिखा है कि किताब नहीं ली है आपने, ठीक है। क्यों नहीं ली इसका मतलब नहीं है, वो तो अलग समस्या है। क्यों नहीं ली, नहीं ली बस इतनी बात है। वो आपके चेहरे पे लिख रहा है कि नहीं नहीं है ही नहीं किताब आपके पास। तो अब क्या है, सामाजिक गति है। ये सामाजिक गति होनी चाहिए और सामाजिक गति तभी होगी जब व्यक्ति को आधार बनाया जाए, व्यक्ति की प्रवृत्तियों को आधार बनाया जाए, क्योंकि प्रवृत्तियां हम बदल नहीं पाएंगे। तो बेहतर है हम उसका उपयोग सीख जाए। तो हमने उसका उपयोग सीखा है इयरिंग से। इयरिंग कहते हैं सामाजिक गति के 4 तुला यंत्र हैं और इन 4 तुला यंत्रों को 2 ब्रॉड कैटेगरीज में रखा जा सकता है। एक कैटेगरी उन्होंने अहमवादी मानी है। अहम, जब आपने संस्कृत पढ़ी होगी ठीक है, तो अहम, वयम, त्वम ये शब्द आए और अहम मैं का परिचय। मैं यानी व्यक्ति स्वयं, यानी मनुष्य की एक वृत्ति ऐसी है जो स्वयं से संबंधित है और एक उसकी वृत्ति ऐसी है जो दूसरों से संबंधित है। ये 2 विशद
श्रेणियां हर व्यक्ति में मौजूद हैं, और उसकी जो अपने से संबंधित वृत्ति है उसको संतुष्ट और डराया जा सकता है इनाम और दंड के माध्यम से। और उसकी जो दूसरों से संबंधित वृत्ति है इसे कर्तव्य और प्रेम, यानी अगर हम सामाजिक गति चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि एक व्यक्ति दूसरों के लिए अधिकतम जिंदा रहे, तो हम अगर इस व्यक्ति को ये बताएं कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया जिससे दूसरे भी लाभान्वित हुए, तो हम तुम्हें वो देंगे जो तुम दूसरों को लाभान्वित होने वाला काम यदि न करो तो प्राप्त तो नहीं होगा, हम तुम्हें वो दे देंगे। अगर तुम ऐसे चलो कि तुम्हारे काम से दूसरे भी लाभान्वित हो, तो हम तुम्हें वो देंगे जो तुम उस दशा में प्राप्त नहीं करोगे यदि तुम स्वयं को लाभान्वित करने वाला काम ही करो, तो तुम उतना प्राप्त नहीं करो। ये इनाम पाने की जो उसकी इच्छा है, इसे हम थोड़ा बढ़ाएंगे, हम उसे डराएंगे भी कि अगर तुमने कुछ ऐसा किया जिससे दूसरों का बुरा हुआ, तो फिर तुम भी ठीक नहीं रहोगे। ठीक है ना? इस वृत्ति का भी हम उपयोग करेंगे, इन इनाम और उत्पीड़न दोनों से, और ये उसकी स्वयं से संबंधित वृत्तियां। हम उसे बताएंगे कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं और तुम स्वयं अच्छा जीवन जियोगे तो जीते रहो। अगर तुमने फैक्ट्री लगा दी तो हम तुम्हें इनकम टैक्स में छूट दे देंगे। अगर तुमने धर्मार्थ दान कर दिया तो 80G में हम तुम्हें इनकम टैक्स में छूट दे देंगे। अगर तुमने फैक्ट्री ऐसी जगह लगाई जो अविकसित है तो हम तुम्हें फ्री इलेक्ट्रिसिटी दे देंगे। हम उसे इनाम पाने की जो उसकी वृत्ति है, इसके माध्यम से दूसरों का भला करने के लिए उत्प्रेरित करेंगे, नियम बनाएंगे इसके लिए। और यह नियम ही कानून है, यह नियम ही कानून है जो उसकी इनाम की वृत्ति को आगे बढ़ा रहा है, जो उसे डरा रहा है। उसकी प्रेम और कर्तव्य कि तुम्हारे यार बच्चे हैं, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारा ही माता पिता है, तुम नहीं करो कौन करेगा। ये उसमें जो कर्तव्य और प्रेम की भावना है। तुम इस समाज में रहते हो, तुम इन्वायरमेंट से इतना लेते हो, नदी पानी सब तुम्हें मिल रहा है, कि तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं है कि तुम सब आने वाली पीढ़ियों के लिए इसे सुरक्षित रखो? कि तुम्हारा ये कर्तव्य नहीं कि तुम वृक्षारोपण करो? उसमें जो कर्तव्य और प्रेम की भावना है, इसको भी हम बढ़ावा देंगे। तो इन 4 सामाजिक गति के तुला यंत्रों के समेकन से सामाजिक गति संभव हो जाएगी। ठीक है? यानी इन 4 तुला यंत्रों के समेकन से हम उसे समझाएंगे संपत्ति सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे पास ये दूसरों के लिए भी है, और दूसरों की आवश्यकताओं को अगर तुमने अपनी संपत्ति से संतुष्ट नहीं किया तो तुम्हारे पास भी नहीं रहेगी। ये सब चोर हो जाएंगे, चुरा ले जाएंगे तुम्हारा, क्योंकि चोर मनुष्य होना नहीं चाहता। मजबूरी उसे चोर बनाती है, विवशता उसे चोर बनाती है। तो इसलिए तुम ऐसा करो ताकि ये लोग भी संतुष्ट हों, और जब वो ऐसा करेगा तो सामाजिक गति अपने आप होगी। तो सामाजिक गति के 4 तुला यंत्र हैं जिनके समेकन से सामाजिक प्रगति संभव है, और 4 तुला यंत्रों के समेकन के लिए जो कुछ किया जाएगा यही कानून है। ये 4 तुला यंत्र हम समेकन करते हैं ना इनका, कि कभी इनाम पाने की उसकी वृत्ति, ठीक है, इसको सामाजिक हित इसके साथ सामंजस्य में लाते हैं, इसको व्यक्ति के हित के साथ सामंजस्य में लाते हैं। हमने इनाम देने की जो उससे बात की, हमने कहा फैक्ट्री लगाओ, हम तुम्हें इलेक्ट्रिसिटी मुफ्त दे देंगे। तो हमने सामाजिक हित का व्यक्ति के हित के साथ संतुलन कर दिया। ठीक है ना? सामाजिक हित का व्यक्ति के हित के साथ सामंजस्य ये बिठा दिया। इस बात के माध्यम से हम इलेक्ट्रिसिटी फ्री दे देंगे, ये कानून हो गया। तो कानून क्या हो गया? व्यक्ति के हित और सामाजिक हित, इसके बीच सामंजस्य की प्रक्रिया, ये बन गया कानून। यही कहते हैं कि व्यक्ति और समाज, इसके हित के बीच सामंजस्य बिठा देने की कला को ही कानून कहा जाता है।
लॉ इज ए आर्ट टू मेक द एडजस्टमेंट इन बिटवीन पर्सनल इंडिविजुअल इंटरेस्ट एंड इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी। और इंटरेस्ट ऑफ द सोसाइटी और इंडिविजुअल इंटरेस्ट के बीच एडजस्टमेंट बना रहे, ठीक ढंग से बनाया जा सके, इसके लिए हम उसकी जो 4 वृत्तियां हैं जिन्हें उन्होंने सामाजिक गति के तुला यंत्र कहा है, उन वृत्तियों का उपयोग करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि सामाजिक गति के 4 तुला यंत्र हैं जिनके समेकन से सामाजिक गति संभव है, यह सामाजिक प्रगति संभव है। और इस समेकन की कला को ही कानून कहा जाता है। ठीक है, व्यक्ति का हित है कि उस पर अपराध का आरोप लग जाए, लेकिन जब तक दोष सिद्ध नहीं होता तब तक उसे स्वतंत्र रहना चाहिए। समाज का हित यह कि अगर वाकई ये अपराधी है तो इसे तो अभी से जेल जाना चाहिए। तो हम ये व्यवस्था रखेंगे, अपराधों का डिवीजन करेंगे संज्ञेय और असंज्ञेय में, और संज्ञेय अपराधों की दशा में हम कहेंगे जैसे ही तुम पर आरोप लगा वैसे ही जेल जाओगे। और अगर तुम अन्वेषण की कमियां इस ढंग से प्रदर्शित कर सके कि पुलिस, क्योंकि अभी साक्ष्य तो आया नहीं, अन्वेषण के बाद आएगा, अगर आप ये प्रदर्शित कर सके कि पुलिस अन्वेषण के दौरान भी जो साक्ष्य संकलित कर रही उससे भी हम प्रथम दृष्टया निर्दोष ही दिखते हैं, तो फिर आपको जमानत हम तब तक, जब तक कि अंतिम रूप से दोषी सिद्ध ना हो जाए तब तक छोड़ देंगे। तो सामाजिक हित और व्यक्ति का हित, इसके बीच सामंजस्य। टीपीए में शाश्वतता के विरुद्ध नियम, संपत्ति आपकी है, ठीक है, आपकी इच्छा हो सकती है कि हमारी परिवार में बनी रहे, तो ठीक है, आप थोड़ा उसका दूसरे परिवार में जाना रोक सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं, क्योंकि संपत्ति का मुक्त संचलन यह सोसाइटी के हित में है। ठीक है, हम एक दिन घूम रहे थे तो एक सज्जन बोले कि फला ने आधा शहर खरीद लिया। हमने कहा मेरी उम्र लगभग 50 प्लस है, और इन 50 प्लस के समय में हमने ऐसा कई बार सुना है कि आधा शहर फला ने खरीद लिया। हमें तो यह अनुभव है कि हर 10-15 साल बाद एक आदमी ऐसा पैदा होता है जिसके बारे में कहा जाता है उसने आधा शहर खरीद लिया है, और फिर वो आदमी बदल जाता है। कोई आधा शहर आज तक नहीं खरीद पाया, कुछ नहीं होगा। तो संपत्ति का मुक्त संचरण ये जरूरी है। तो शाश्वतता के विरुद्ध नियम है। सामाजिक गति ये होगी कैसे? सामाजिक जीवन के अस्तित्व की दशाओं को संभव बनाने में, ठीक है ना। इसके लिए हम सामाजिक गति के 4 तुला यंत्रों का प्रयोग करें। जो हियरिंग बता रहे हैं कि सामाजिक गति के 4 तुला यंत्रों के समेकन के लिए जो कुछ बनेगा बस वही कानून है, ठीक है ना। और वो जो सामाजिक गति के 4 तुला यंत्रों के समेकन के लिए नियम बनाया जाएगा वो कानून है। और वो नियम सिर्फ मनुष्य का जीवन सुरक्षित नहीं करेगा, बल्कि मनुष्य को वो सब कुछ देगा जो एक अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है, अर्थात शिक्षा, सम्मान, गतिविधि की स्वतंत्रता, ये सब कुछ देगा। क्योंकि ये अगर उसे प्राप्त नहीं हुई तो वो प्रसन्न नहीं होगा, दुख का निवारण नहीं होगा, अर्थात सामाजिक हित की प्राप्ति नहीं होगी, ठीक है ना। तो हियरिंग की जो विधि है वो व्यक्ति के हित और समाज के हित में सामंजस्य बिठाने की कला है, और वो मनुष्य को हर प्रकार के, ठीक है, हर प्रकार के आवश्यकता की पूर्ति के साधन ये उपलब्ध कराकर प्रसन्न बनाने का प्रयत्न कर रही है और उसके दुखों का निवारण कर रही है। वो सिर्फ मनुष्य को जीवित नहीं रख रही है, बल्कि मनुष्य का जीवन प्रसन्नता पूर्वक जिन जिन चीजों की, ठीक है, उपलब्धि से प्राप्त हो सकता है उन सब चीजों की उपलब्धि की व्यवस्था ये हियरिंग की विधि का लक्ष्य है। और ये उनकी विधि का मूलभूत लक्ष्य है, ये फंडामेंटल कैरेक्टर है उनकी विधि का, क्योंकि इसके बिना वो विधि होगी ही नहीं। हमने कहा था फंडामेंटल, मौलिक, किसी भी वस्तु का मौलिक गुण उस गुण को कहा जाता है जिस गुण के बिना वो वस्तु हो ही ना। तो अगर कोई नियम मनुष्य को संपूर्ण रूप से प्रसन्न करने में सक्षम नहीं है
उसके संपूर्ण दुखों का निवारण नहीं कर रहा तो विधि नहीं है। और वो नियम आएगा कैसे? व्यक्ति का इंटरेस्ट, सोसाइटी का इंटरेस्ट, कभी सामंजस्य से, लेकिन उसे मनुष्य के सारे दुखों का निवारण करना चाहिए और उसे सारी प्रसन्नताएं देनी चाहिए। सारी प्रसन्नताएं मनुष्य को तभी प्राप्त होंगी जब उसे सिर्फ जीने लायक सुविधाएं न मिले, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन। अर्थपूर्ण जीवन अर्थात जो व्याख्या माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुच्छेद 21 की व्याख्या करते हुए कई बार बताई गई है कि अनुच्छेद 21 में जो जीवन शब्द प्रयोग हुआ है, उस जीवन का अर्थ एनिमल एग्जिस्टेंस नहीं है, पशुवत जीवन नहीं है, बल्कि मनुष्य को अच्छा जीवन, एक गरिमा युक्त जीवन, एक डिग्निटीफुल लाइफ, ये जीने के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत है उन सब चीजों को प्रदान करना ही अनुच्छेद 21 में प्रयुक्त जीवन शब्द का लक्ष्य है। तो हियरिंग भी कहते हैं कि व्यक्ति का हित और समूह का हित, समाज का हित, इसके बीच सामंजस्य की कला, ये कानून है। सामंजस्य होगा कैसे? सामाजिक गति के 4 तुला यंत्रों से सामाजिक गति के 4 तुला यंत्रों से समेकन होगा, ठीक है ना। और इससे सामाजिक गति होगी, अर्थात मनुष्य के हितों की साधना होगी। और मनुष्य का हित क्या है? प्रसन्नता की प्राप्ति और दुख का निवारण। लेकिन यह तभी होगा जब उसे सिर्फ जिंदा न रखा जाए, बल्कि व्यक्ति के हित और समाज के हित में इस प्रकार सामंजस्य बिठाया जाए कि उसे सब कुछ प्राप्त हो, उसे सम्मान भी प्राप्त हो, उसे गतिविधि की स्वतंत्रता भी प्राप्त हो, उसे शिक्षा भी प्राप्त हो, उसे स्वास्थ्य भी प्राप्त हो और जीने की स्वतंत्रता। लेकिन सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि खराब लोग भी सोसाइटी में हैं। इसलिए विधि में एक प्रारूपिक लक्षण भी देखते हैं। अब प्रारूपिक लक्षण उनका क्या? दंड, कि ये नहीं करोगे तो फिर दंड देंगे। ये उनका प्रारूपिक लक्षण है। प्रारूपिक यानी विधि पहचानी कैसे जाएगी? विधि वो नियम है जो व्यक्ति के हित और समाज के हित, इसके बीच सामंजस्य बिठाएगी। इसका गुण क्या है? इसका गुण यह है कि मनुष्य को संपूर्ण रूप से प्रसन्न बनाने का प्रयास करती है। ये इसका मौलिक गुण है। इसका प्रारूपिक गुण क्या है? यानी इसे हम आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, नैतिकता के नियमों से अलग। तो इसका प्रारूपिक गुण है कि पहचानी जा सकती है। जैसे तुम्हारा प्रारूपिक गुण क्या है बताते हैं, जिसके 2 आंख हो, 2 कान हो, ये तुम्हारा प्रारूपिक लक्षण है। तो विधि का प्रारूपिक लक्षण क्या है? दंड की व्यवस्था, ये उसका प्रारूपिक लक्षण है। ये हियरिंग कह रहे हैं। और इस रूप में वो किसके नजदीक जा रहे हैं? प्रमाणवादियों के। इसलिए कहा जाता है हियरिंग प्रमाणवादियों के और आपका हिस्टोरिकल स्कूल के सम्मिश्रण से आ रहे हैं। ये हियरिंग है। हियरिंग ने जो कुछ किया उसी को आगे बढ़ाया है डीन रॉस्को पाउंड ने। हियरिंग ने उस व्यवस्था के निर्माण की बात की है जिस व्यवस्था से हित इसका साधन हो, ठीक है, उस व्यवस्था के निर्माण की बात की है, उस व्यवस्था की खोज की है, ठीक है। सामाजिक गति के 4 तुला यंत्रों के माध्यम से, सामाजिक गति के 4 तुला यंत्रों का समेकन ये उस व्यवस्था का निर्माण कर देगा, ठीक है ना, जिसमें हित साधन होगा। ये हियरिंग का निष्कर्ष है। लेकिन प्रैक्टिकली इसको जमीन पर संभव कैसे बनाया जाए? हियरिंग ने ये तो कह दिया कि सामाजिक गति के 4 तुला यंत्रों के समेकन से वो व्यवस्था निर्मित हो सकती है जो मनुष्य का हित ये पुष्ट करेगी, जो सामाजिक गति को बनाएगी। लेकिन प्रैक्टिकली व्यवहार में हम ऐसा कैसे करें, ये हियरिंग ने नहीं बताया। ये हियरिंग की कमी है, ठीक है ना। लेकिन जो ओरिएटर है, जो शुरुआत करने वाला है, वो कभी महत्व का, ठीक है, वो कभी महत्वहीन नहीं हो सकता, उसका महत्व कभी कम नहीं हो सकता। कानून का लक्ष्य हित की साधना है। कानून का लक्ष्य ऐसी व्यवस्था का निर्माण है जो मनुष्य का हित साधन करे। ये निष्कर्ष, ये शिक्षा हियरिंग की है। लेकिन हम ऐसी व्यवस्था निर्मित कैसे कर पाएंगे?
जो मनुष्य का हित साधन करे। इसके बारे में विस्तृत चिंतन डीन रास्कोपाउंड का है। उन्होंने कहा है हितों में हम इंजीनियरिंग करेंगे, सोशल इंजीनियरिंग करेंगे। ठीक है, इंजीनियरिंग का मतलब है चीजों का इस ढंग से उपयोग कि वे अधिकतम परिणाम दें। इंजीनियरिंग एक एक्टिव रोल का नाम है, एक पैसिव रोल है और एक एक्टिव रोल है। हमने आपसे कहा था मिस्त्री एक्टिव रोल निभाता है, मिस्त्री पैसिव रोल निभाता है, इंजीनियर एक्टिव रोल निभाता है। मिस्त्री पैसिव रोल यानी वो दशा पैदा करता है। पैसिव रोल निभाने का मतलब क्या होता है? वो दशा पैदा करना जिसमें चीजें स्वयं वे परिणाम पैदा कर देंगी जिन परिणामों को पैदा होने के लिए उन्हें उत्पन्न किया गया है। मिस्त्री कुछ नहीं करता, उसने मोरंग बजरी मिलाई, जो परिणाम पैदा होना हो जाएगा। वो सिर्फ मोरंग बिजली को मिला देता है बस, और कुछ नहीं करता। बाकी जो परिणाम होना है होगा, इसलिए उसका रोल पैसिव है। इंजीनियर कहता नहीं इतनी मिलाओ, ये इतने साल चलेगी, उसका रोल एक्टिव है। तो ईयरिंग मिस्त्री मान लें और उन्हें इंजीनियर मान लें, ईयरिंग ने बात शुरू की है और उसी बात को हित की प्राप्ति, हित क्या है? बेंथम ऑस्टिन ने जो कहा कि प्रसन्नता की प्राप्ति और दुख का निवारण, हित की प्राप्ति यह विधि का लक्ष्य है। विधि इसी लक्ष्य को समर्पित है। ये आइडेंटिफिकेशन, ये निष्कर्ष ईयरिंग का है। लेकिन इस बात को आगे किसने बढ़ाया? डीन रास्कोपाउंड ने। उन्होंने कहा हितों में संतुलन करिए, कभी सामाजिक हित को इधर हटाइए, कभी व्यक्ति के हित को, ताकि अधिकतम हित पैदा हो। वो क्या कैसे होगा, क्या होगा, आगे की बात देखेंगे। तो ये ईयरिंग की कानून के बारे में सोच जो हमने आपके सामने रखी। कल हम लोग ड्यूबिट पर बात करेंगे, देखेंगे।